हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हड़प्पा सभ्यता के एक नए आयाम को देखेंगे। नए आयाम में हमने पिछले आयाम की बात किया जाए, पिछले लेक्चर की बात किया जाए तो पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में बताए थे कि उसके उद्भव में किन किन परिस्थितियों को विद्वानों ने महत्व दिया है अभी तक, और जिसमें हमने कर्मिक विकास का सिद्धांत पे अभी तक जो स्थापित मत है वो है कर्मिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले जो था वो द्रविड़ मत को स्थापित किया जाता था, लेकिन अब जो है वो कर्मिक विकास सिद्धांत को स्थापित किया जाता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से चर्चा कर लिए थे। और आशा है कि आप उस लेक्चर को सुनकर उद्भव से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा उसको जवाब देने में सक्षम होंगे। उसके बाद आज हम क्या करेंगे कि नाम पर चर्चा करेंगे, भौगोलिक विस्तार, और हो सकता है तो हम क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कर लेंगे। तो हम सबसे पहले आज नाम पर चर्चा करते हैं कि नाम में भी कुछ विविधता पाई गई है। तो नाम जो है, इनका नाम आप देखिएगा कि कहीं लिखा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। ये सरस्वती सभ्यता जो है या संस्कृति जो है वो ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन ये नाम कैसे शुरू हुआ वो तो बाद देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है जैसे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया नहीं कह सकते, जैसे हो गया नील नदी की सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं। तो उसके बाद जैसे चीन की सभ्यता को हंगोह नदी की सभ्यता कहा जाता है, तो उसी प्रकार सिंधु घाटी के क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कि जैसे खुदाई जो हुई थी वो तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहले, तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, लेकिन मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदरो हो गया, ये सब जो है अधिकतर नगर देखा गया वो सिंधु नदी के किनारे है। इसलिए शुरुआती में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। उसके बाद जब भारत की आज़ादी और भारत का विभाजन होने के बाद सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में, मुख्य रूप से भारत से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और जितना भी स्थल था अधिकतर स्थल पाकिस्तान में चला गया। खास करके हड़प्पा की बात किया जाए, मोहनजोदड़ो की बात किया जाए, हम अभी चर्चा करेंगे भौगोलिक विस्तार में, उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। उसको जाने के बाद जो भारतीय विद्वान थे, भारतीय इतिहासकार थे, भारतीय उत्खननकर्ता थे, उनके समक्ष एक संकट हो गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन क्या है कि विभाजन के साथ ही क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार पूर्वक अध्ययन होना चाहिए वो धीरे धीरे रुकावट की स्थिति में आ गई। और क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार भी, जैसे M.R. मुगल जो है वो भी पाकिस्तान चले गए, उनका भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो विभिन्न प्रकार के सभ्यताओं का विकास जो है वो हो रहा था, और उसमें क्या किया, अधिकतर स्थल जो है वो पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए। और भारतीय विद्वानों का और जो अति राष्ट्रवादी हैं भारत में, उनका मानना था कि सिंधु नदी का जो परिचय है वो पाकिस्तान से करार दिया गया। उसके बाद दूसरी बार उत्खनन शुरू जब भारत में किया गया तो देखा गया कि सिंधु नदी जो है उससे ज़्यादा जो स्थलों का, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। अब सरस्वती नदी दरअसल में जो है, सरस्वती नदी कोई नदी है नहीं। विद्वानों ने या उत्खननकर्ता जो है ये इनका पहचान जो है वो घग्घर हाकरा, घग्घर हाकरा जो नदी है इससे इसका पहचान किया गया है।
तो घग्घर हाकरा जो है वो राजस्थान में बहने वाली नदी है, एक सूखी नदी घाटी है। सूखी नदी घाटी मतलब कि वर्तमान में उसमें नदी नहीं है। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने समय में इसमें क्या होगा कि जल क्या है कि जल इससे होकर गुजरता होगा, ये एक नदी का स्वरूप होगा। विद्वानों का मत है कि जो यमुना नदी है, जो अभी वर्तमान में गंगा नदी में जाके मिल जाती है इलाहाबाद के पास, वो पहले सरस्वती नदी में यानी जिसको घग्घर हाकरा नदी कहते हैं उसमें वहा करती थी, उसमें जाकर मिला करती थी। और सतलज नदी, दोनों नदी आके इसमें मिलती थी और इसका धारा जो है को दोनों मिलने की धारा को, और बीच में से क्या है कि हिमालय नदी है, जैसा ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। ऋग्वेद जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सरस्वती नदी का जो पहचान कराने की बात है, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत बार सरस्वती नदी की चर्चा की गई है और इसको नदी तमा का उपाधि दिया गया है। उसके बाद स्वर की देवी की उपाधि भी इसको दी गई है। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि सतलज और यमुना की धारा जो है वो इसमें आकर मिलती थी, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सालों के बाद क्या हुआ कि दोनों की धारा, यमुना की धारा गंगा की तरफ जाके मिल गई और सतलज की धारा जो है वो सिंधु नदी के किनारे जाके मिल गई, जिसके कारण इसमें पानी की अभाव हो गई और जिसके कारण यह नदी घाटी सूख गया। तो ये सरस्वती जो नदी है वो कोई नदी वर्तमान में नहीं है, एक हिंदू मिथक या कह सकते हैं या मैथोलॉजी कह सकते हैं, है कि सरस्वती नदी जो है वो पताल में, पताल यानी धरती के अंदर विलीन हो गई और वहाँ जाके प्रयागराज ना, प्रयागराज के बारे में आप अभी जो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है, तो प्रयागराज में जाके वो निकलती है और वहाँ 3 नदियों का संगम है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उत्खननकर्ता ही बताएंगे, लेकिन ये अभी तक मिथक ही माना जाता है कि सरस्वती नाम की कोई नदी रही होगी। लेकिन सरस्वती की जो पहचान है वो भारत से करने के कारण इस सभ्यता का नाम कुछ दिन के यानी विद्वानों के बीच प्रचलित रहा कि इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता रखा जाए। लेकिन जब विवाद का विषय बन जाता है तो जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है, परंपरागत रूप से यही चलती आ रही थी कि उत्खनन के समय जो पहले स्थल प्रकाश में आएगा उसी के आधार पर सभ्यता का नाम रखा जाएगा। तो सबसे पहला स्थल खुदाई कौन किया गया था? हड़प्पा किया गया था, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की थी और इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो नाम आधारित क्या क्वेश्चन आ सकती है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता रखा जाए? तो आप क्या करेंगे कि इस दोनों मत को नकारते हुए, क्योंकि दोनों मत में विवाद है कि इसी नदी घाटी के क्षेत्र में तो सिर्फ नहीं ये सभ्यता का विकास हुआ है या सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में सिर्फ सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसलिए परंपरागत रूप से जो चलती आ रही है हड़प्पा यानी जो स्थल पहले खुदाई होगा उसके आधार पर नाम रखा जाएगा। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा प्रतीत होता है और विद्वानों ने इस मत को स्थापित भी कर चुका है। तो नाम पे आधारित विवाद आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं भौगोलिक विस्तार की ओर। भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे कि कौन सा स्थल किस क्षेत्र की ओर, यानी किस किस देश में कौन सा स्थल विद्यमान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग स्थलों का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, छोटा सा नक्शा हम बनाने की कोशिश करते हैं।
ये हो गया भारत का नक्शा हो गया थोड़ा। उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा आपको बनाना होगा। तो ये हो गया पाकिस्तान का नक्शा हो गया, और इसके बगल में अफ़गानिस्तान। तो हम शुरू करते हैं, अफ़गानिस्तान को लेते हैं सबसे पहले। अफ़गानिस्तान में कुछ स्थल जो है, तो शुरू से स्थल का ही नाम लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे हो गया कि शोरतुगई या घई लिखा रहता है, शोरतुगई हो गया। उसके बाद बदखसा ये स्थल हो गया ना। ये जो है स्थल बदखसा जो है वो लाजवर्द मणि के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। शोरतुगई बदखसा हो गया। उसके बाद एक और स्थल आप कह सकते हैं मुंडी गाक। ये 3 स्थल जो है अफ़गानिस्तान में मिले हैं। ये देश जो है अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में 3 स्थल शोरतुगई, बदख्शां और मुंडी गाक, ये 3 स्थल मिले हैं। उसके बाद इसमें हम लोकेशन को नहीं दर्शाए हैं, ये सिर्फ नाम लिख दिए हैं। उसके बाद अगर लोकेशन को दर्शाना होगा तो थोड़ा, जैसे ये सिंधु नदी है, जाके यहाँ फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, रावी नदी है, और इसी के पास एक सभ्यता का पहला जो स्थल जो खुदाई हुआ था, जिसको हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं पर दिखने को मिलता है। तो ये हड़प्पा हो गया। और ये जो है हड़प्पा स्थल जो है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जैसे हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो जो पश्चिमी पंजाब है उसको पाकिस्तान को मिल गया, और पूर्वी पंजाब का भाग जो है वो हिंदुस्तान को मिल गया। और जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य मिला, जैसे इतना बड़ा क्षेत्र जो था वो पंजाब का था, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे बाद में राज्य बने। तो अभी भी पंजाब जो है भारत में इसके सटे हुए एक राज्य है जिसको पंजाब कहते हैं। तो हड़प्पा जो है वो पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये वाला जो इसको कहा जाता है सिंध क्षेत्र। और सिंध क्षेत्र में ही क्या हुआ है कि ये नदी जो है, नदी के इस तरफ जो है वो मोहनजोदड़ो हो गया। इस तरफ जो है वो चहुंदरों का विकास हुआ है, आमरी का विकास हुआ है ना। तो सिंध क्षेत्र में 3 क्षेत्र हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदरो हो गया, उसके बाद आमरी हो गया। उसके बाद ये बालूचिस्तान का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो है आप सबसे पश्चिमी छोर जो मानते हैं, जिसको कहा जाता है सुत्का गेडोर। तो सुत्का गेडोर जो है वो यहीं पर पाया जाता है, सुत्का को, और सुत्का गेडोर जो है वो पाकिस्तान के बालूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद सबसे उत्तरी सीमा जो लेते हैं हम, उत्तरी सीमा जो है वो मांदा जो है वो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पड़ा है, केंद्र शासित प्रदेश जो बना है, केंद्र शासित प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद ये आप दक्षिणी छोर मान लीजिए, दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको कहा जाता है दाइमाबाद। उसके बाद पूर्वी छोर जो है, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, ये जो है ये यूपी में पाया जाता है ना, यूपी में है ये क्षेत्र। तो आप एक देख पाइएगा, ये आप जो है ये एक आकार बनता है, जो आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। आपको त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा ये स्थल थोड़ा दूर दिखाई पड़ता है,
लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि इस सभ्यता का विकास किस आकृति के में देखने को मिलता है तो ये त्रिभुजाकार है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 12,99,000 कुछ किलोमीटर, 600 कुछ किलोमीटर, 600 के लगभग आप कह सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर में इसका विकास हुआ था। ऐसे इसको सीधे 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको माना जाता है। तो ये था कि चित्र के माध्यम से अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र का विकास हुआ है वो हम क्या करेंगे कि एक वेन आरेख के माध्यम से दिखाते हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं इसको कि कौन से क्षेत्र में किस स्थल का विकास हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऐसे लिखिए। उसके बाद इसका जो क्षेत्र है जैसे मुंडीगाक, शोरतुघई और बदखसा, ये 3 क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान से मिला है। उसके बाद हम पाकिस्तान लिखते हैं। पाकिस्तान से अलग अलग प्रांत आप लिख लीजिएगा। अलग अलग प्रांत में जैसे हो गया पंजाब प्रांत से मिला है हड़प्पा। उसके बाद सिंध प्रांत से जो मिला है, प्रांत मतलब आप समझ सकते हैं कि जो देश का राज होता है जिसको हम राज से राज, ऐसे पॉलिटी में राज का अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन जो अभी जो समझ रहे जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस प्रकार के जो राज्य है उसको प्रांत कहा जाता है। तो सिंध प्रांत में जैसे हो गया मोहनजोदड़ो, उसके बाद हो गया चहुंदरो, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, आमरी, ये सभी स्थल का विकास जो है वो सिंध क्षेत्र में हुआ। उसके बाद है बालूचिस्तान क्षेत्र। बालूचिस्तान क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि ये पहले हो गया सुतका गेडोर, उसके बाद सुतकाको, सुतकाको हो गया ना। नाल संस्कृति जो आप नाल संस्कृति के बारे में हम बताए थे कि ये जो है प्राक हड़प्पाई चरण है। नाल संस्कृति का विकास भी इसी क्षेत्र में हुआ है। तो ये सभी स्थल आपको दिखाई पड़ेगा बालूचिस्तान क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और बालूचिस्तान क्षेत्र, और भी क्षेत्र है लेकिन उसमें जो स्थल मिला है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उतना ज़्यादा मानक नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि हम ये 3 ही क्षेत्र को लेते हैं और 3 क्षेत्र में ये लगभग यही इस क्षेत्र का विकास हुआ है। अब इसको साफ करने के बाद हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्र, कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से स्थल मिले हैं। आप शायद आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को बीच में रोक के आप इस स्थल का नाम लिखते चलें, ताकि आपको नोट्स बनाते हुए चलना भी है साथ में, तो नोट्स भी बनते हुए चलेगा। भारत में ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जो फिलहाल में अभी क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इसमें मिला है एक स्थल मांदा, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है, यानी सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है वो मांदा है। उसके बाद आता है नीचे आता है पंजाब। पंजाब से मिला है
रोपड़, जो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा से मिला है राखी गढ़ी, बनावली। उसके बाद भगवानपुरा। ये 3 स्थल है। ये सभी स्थल जो है राखी गढ़ी, बनावली, यही सब जो हम सरस्वती नदी की बात करते हैं, इसी क्षेत्र में विकास हुआ है। और ये भारत के जो किनारे वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे कि राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, उसके बाद गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, उसी के किनारे, जस्ट किनारे इस सब सभ्यता का विकास हुआ है। कुछ हरियाणा के क्षेत्र में और कुछ राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में आप जानते हैं कालीबंगा हो गया। मुख्य रूप से एक ही स्थल दिखाई पड़ता है, कालीबंगा। और ये जो आप सोथी की नाम आप कहते हैं, सोथी का विकास भी राजस्थान में हुआ है। और सिसवाल की बात करते हैं तो सिसवाल देखने को मिलता है बनावली में, जो प्राक हड़प्पाई चरण था। सोथी और सिसवाल संस्कृति की बात हमने किया था हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में। तो ये दोनों जो है ये प्राक हड़प्पाई स्थल है। और बनावली के पास सिसवाल संस्कृति और कालीबंगा के पास सोथी संस्कृति, यानी बगल में कुछ बगल हट के सोथी संस्कृति का विकास हुआ था, जिसको प्राक हड़प्पाई चरण कहा जाता है। तो आप ये भी लिखते हुए चलिएगा, ये दोनों प्राक हड़प्पाई चरण का स्थल है। उसके बाद राजस्थान के बाद नीचे आ जाता है, नीचे आ जाइए तो आप सबसे पहले यूपी भी लिख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो गया। उसके बाद गुजरात, गुजरात में आप 2 भाग में आप बांट सकते हैं। 2 भाग में, एक क्षेत्र को कहा जाता है कच्छ क्षेत्र और दूसरों को कहा जाता है, दूसरा क्षेत्र जो हो गया काठियावाड़। तो कच्छ क्षेत्र में मिला है धौलावीरा, धौलावीरा। काठियावाड़ क्षेत्र में हो गया लोथल हो गया ना, और इसमें हो गया रंगपुर। ये दोनों जो स्थल है ये काठियावाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ये गुजरात हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में है दैमाबाद। तो मुख्य रूप से ये स्थल जो है ये अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। और ये जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत कह सकते हैं। और भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में क्या हुआ, इस सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें दैमाबाद जो है वो सबसे दक्षिणी छोर है। उसके बाद आलमगीरपुर पूर्वी क्षेत्र छोर है। तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे करके बना सकते हैं, ऊपर में मांदा हो गया उत्तर में, नीचे में हो गया दैमाबाद हो गया, और पूरब क्षेत्र में हो गया आलमगीरपुर। उसके बाद इधर हो गया सुतका गेडोर। तो इस प्रकार स्थल का आप क्या कर सकते हैं, चौहद्दी बना सकते हैं। तो ये था भारत में और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को जितना मिला उसके बारे में वर्णन किए। अब हम देखते हैं कि इसका जो पैटर्न हम बताए थे कि किसी भी सभ्यता को जानकारी या किसी भी जानकारी के स्रोत में आप जैसे कह सकते हैं कि जब हम जानकारी लेना शुरू करते हैं किसी भी क्षेत्र का, तो किसी भी क्षेत्र के जानकारी में हम क्या कर सकते हैं, या कि इतिहास में खास करके जिस सभ्यता के बारे में जानना है या किसी विशेष चीज़ में के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें 4 पॉइंट हम बताए थे कि उसमें क्या करना है कि राजनीति को देखना है, अर्थव्यवस्था को देखना है, समाज को देखना है ना। तो किसी काल को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 4
जो पॉइंट है 4 पॉइंट पर लेकर चलते हैं। 4 पॉइंट कौन कौन सा है कि हम क्या करेंगे कि परिवर्तन को तत्व को रेखांकित करना ही, जिसमें हो गया राजनीति, राजनीति पर देखते हुए चलेंगे, अर्थव्यवस्था देखते हुए चलेंगे कि अर्थव्यवस्था जीविका का स्रोत क्या था, उसके बाद समाज देखेंगे और समाज के बाद संस्कृति। तो ये सभी देखते हुए चलेंगे। कोई भी आए हम क्या करेंगे कि अभी से लेकर और अंत तक जितना भी देखना होगा, किसी राजा के बारे में जानना होगा या किसी काल में, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, जो भी काल हो आया तो क्या कहेगा कि उसमें इस सभी चीज़ के बारे में जानते हुए चलेंगे। मुगल काल हो गया ना, तो मुगल कालीन संस्कृति क्या था, समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था, और राजनीतिक में जो राजा हो गया, वंशावली हो गया, युद्ध किस कौन सा किया, तो इसके बारे में भी जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन राजनीति के बारे में आप पढ़िए। हड़प्पा कालीन राजनीति। तो हड़प्पा कालीन राजनीति आप देखने को मिलेगा कि आप कह सकते हैं कि शासक वर्ग की उपस्थिति था, जो नगर नियोजन इतना ज़्यादा सुव्यवस्थित था जिसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ एक शासक वर्ग था, जिसके कारण ही इस इतना जो नगरीकरण आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता और जितना सुव्यवस्थित है आधुनिक नगर की तरह, तो आधुनिक नगर में भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक शासक वर्ग का उपस्थिति था। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जैसे मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, वहाँ जो है कि वहाँ की सभ्यता में जो शासक वर्ग था, वो शासक वर्ग या शासन कह सकते हैं कि पुजारियों के हाथ में था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में वैसी कोई ना ही मंदिर मिला है, ना ही वैसा कोई स्थल मिला है जिसके बारे में कह सकते हैं कि ये पूजा घर रहा होगा और यहीं से अधिशेष का जमाव होता होगा, क्योंकि जब तक अधिशेष नहीं होगा तब तक किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हो पाता है। और अधिशेष पर जो कब्जा कर लिया है वही शासक वर्ग कहलाता है। अधिशेष मतलब कृषि अधिशेष हो या कोई भी चीज़ का अधिशेष हो, और उस पर जो कब्जा कर लिया वो क्या कहलाता है, शासक वर्ग। जब तक क्या होगा कि सभ्यता में जितना उत्पादन हो रहा है उतना सभी जनता ने खा लिया, तो तब तक क्या हो सकता है कि उस सभ्यता में विभाजन की स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि अधिशेष उत्पादन होगा तो वैसे ही शासक वर्ग का विकास हो जाएगा, और जिसने अधिशेष पर कब्जा कर लिया वही शासक वर्ग है। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। हम पहले ही बताएं कि यहाँ लिपि नहीं पढ़ी गई है, इसलिए जानकारी का अभाव। अब लिपि जब तक नहीं पढ़ी जा सकी है तब तक हम नहीं कह सकते हैं, पूरी तरीके से जोर देकर नहीं कह सकते हैं कि ये शासन वर्ग किसके पास था, शासन मुख्य रूप से किसके पास था। अगर आप क्या कीजिएगा कि जानकारी के रूप में आप जुटाना चाहते हैं तो जानकारी के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ व्यापारियों का शासन रहा होगा, क्योंकि अनुमान ही लगा सकते हैं, पूरी तरीके से आप किसी भी सभ्यता के बारे में नहीं कह सकते हैं। व्यापारियों के बारे में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है माप तौल में समानता पाई गई है। माप तौल में समानता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मोहर मिला है ना। उसके बाद व्यापार का बहुत सा अलग अलग स्रोत आपको देखने को मिलेगा। मूल स्थान से अलग जो कच्चा माल है जहां मूल स्थान पे होना चाहिए उससे दूर पाया जाना क्या कह सकते हैं कि व्यापार तो रहा होगा, और व्यापार रहा होगा तो ऐसा संभावना है कि शासन का मुख्य जो
शासन वर्ग का जो उपस्थिति होगा वो व्यापारियों का हाथ में होगा, यानी शासन व्यापारियों के द्वारा चलाया जाता होगा। तो शासन के बारे में मुख्य रूप से राजनीति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है, और ऐसा आप कह सकते हैं कि ये शांति प्रिय शासक थे। शांति प्रिय शासक मतलब आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध का जो हथियार होना चाहिए, जैसे यहाँ जो जितना भी स्थल पे जितना भी उपकरण मिले हैं, जितना भी हथियार मिले हैं, वो सभी आक्रामक हैं, रक्षात्मक नहीं है। आप ये कहिएगा कि आक्रामक है, आप कहते हैं कि शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं करते थे। तो जैसे आक्रामक, आप जैसे तलवार है, तो तलवार के साथ, तलवार जो है सिर्फ काटने का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन तलवार के साथ अगर ढाल विकास हो गया जो रक्षात्मक है, तो ढाल जब युद्ध करने की बात आती है तो उसको रोकने की बात भी की जाती है। तो अगर ढाल मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, कोई युद्ध करते थे, और जिसके चलते क्या हुआ कि उन्होंने ढाल का निर्माण किया है। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो देश की सेना को हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं, रक्षा कहते हैं, न आक्रामक मंत्रालय नहीं कहते हैं। तो रक्षात्मक हथियार अगर पाया गया तो हम कहेंगे वो युद्ध करते होंगे, लेकिन रक्षात्मक हथियार कोई नहीं मिला है। आप सिर्फ दाव या गरासा से हम उसको युद्ध करने वाला हथियार में नहीं रख सकते हैं। वो क्या हो सकता है, खेती करने या किसी प्रकार जानवर की हत्या करने में हो सकती है। जैसे कवच कुंडल का पाया जाना, ये सब कवच पाया जाना कि जिसके चलते क्या होगा कि तीर जाके उसके शरीर में नहीं लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विकास करता ही होगा। अगर युद्ध करेंगे तो इतना हथियार का विकास कर सकते हैं, तो उससे रक्षा करने का भी विकास जरूर कर सकते थे। तो रक्षा करने का विकास देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो युद्ध प्रिय नहीं थे, वो शांति प्रिय थे। और जब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता है तब तक हमें क्या करना है, उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्था में इतनी ही जानकारी मिल पाती है। इसको साफ करने के बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का जो क्राइटेरिया हम बताए थे कि किस क्षेत्र में लेकर चलना है अर्थव्यवस्था को। तो अर्थव्यवस्था जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि उसके कृषि के बारे में जानकारी जुटाना होगा। कृषि हो गया, उसके बाद कृषि के बाद हो गया पशुपालन, पशुपालन को देखना है, शिल्प को देखना है और व्यापार को देखना है। तो मुख्य रूप से ये चार, इसी चार के बीच में हमें क्या करना है कि जितना भी अर्थव्यवस्था होता है इसी के अंतर्गत रखना है। तो आप कोई भी सभ्यता के बारे में जानिए तो ये लिख लीजिए कि आप इसमें क्या करें, कृषि में क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखना है, पशुपालन में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में लिखना है, शिल्प में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में लिखना है, और व्यापार में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में लिखना है। इसी के साथ ही क्या हो सकता है कि उस काल का क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी आप जुटा सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था पर सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस चारों चीज का वर्णन जरूर करें। व्यापार में ही मुद्रा आ जाएगा। और आप एक और चीज लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं परिवहन ना, मुद्रा तंत्र भी आप लिख सकते हैं, लेकिन व्यापार में ही आ जाता है। या मुद्रा लिख सकते हैं, मुद्रा का विकास। तो ये सभी चीज को देखते हुए इसी चीज में क्या करना है कि पूरी तरीके से ढाल लेना है। जितना भी आपके पास साक्ष्य है इसी के चीज में ढाल लीजिए, और क्या होगा, आपका अर्थव्यवस्था पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कृषि लेते हैं। तो कृषि का साक्ष्य आप देखिए कहाँ कहाँ से मिल रहा है। कृषि का साक्ष्य जैसे आप पहले देख लीजिए कि फसल कौन कौन सा है। फसल में कौन कौन है, गेहूं है, जौ है, मटर है, राई, तिल है। चावल का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है चावल का साक्ष्य, लोथल से। तो ये सभी चीज जो है उस समय फसल के रूप में उपजाई जाती थी।
ना। उसके बाद दूसरा क्या है कि सिर्फ, आप शायद भी आगे लिख सकते हैं, शायद सिर्फ रबी फसल का उत्पादन। रबी फसल मतलब आप समझते होंगे कि जिसको क्या किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के लगभग में काट लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु नदी में बराबर बाढ़ आती होगी और बाढ़ आने के कारण क्या होगा कि एक ही फसल का उत्पादन शायद होता होगा ना। तो रबी फसल ना, रबी फसल का उत्पादन यानी एक ही फसल का उत्पादन, एक ही फसल का उत्पादन, एक ही फसल का उत्पादन शायद होता होगा। उसके बाद बाढ़ द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी पर खेती। क्योंकि पूरी तरीके से साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि शायद लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि रहा होगा, हो सकता है, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग आप बराबर करते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा। उसके बाद कि खेत जोतने की बात किया जाए तो हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल रेखा का साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है? हल रेखा का साक्ष्य। आप जोतने के लिए क्या हल रेखा का साक्ष्य हो गया। उसके बाद एक मिला है हल का टेराकोटा ना, या आप कह सकते हैं खिलौना। खिलौना जो है वो मिला है बनावली से ना। तो ये इसके आधार पर कह सकते हैं कि कृषि उस समय होती होगी। और क्या क्या साक्ष्य मिला है उसके बाद जैसे आप कह सकते हैं कि सिंचाई। कृषि में क्या देखना है? सिंचाई देखना है। जोतने का साक्ष्य क्या था? मिट्टी कौन सी थी ना, कौन सा फसल उपजाते थे, कौन कौन सा फसल उपजाते थे, उसके बारे में देखना है। उसके बाद मिट्टी के बारे में देख लिए, मिट्टी के बारे में जोतने का क्या आती है। उसके बाद सिंचाई देखना है, तो सिंचाई में क्या है? प्राकृतिक सिंचाई, सिंचाई। और साथ में ये भी आप लिख सकते हैं कि धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य। धौलावीरा से क्या मिला है कि जल संरक्षण करने का साक्ष्य मिला है। तो सिंचाई का भी व्यवस्था हो गया। उसके बाद फसल दवनी। फसल दवनी मतलब आप समझते होंगे, जैसे आप देहाती क्षेत्र में दवनी करने के लिए कहा जाता है कि हम जा रहे हैं, तो फसल दवनी के लिए आप कह सकते हैं कि हड़प्पा में गोलाकार चबूतरे में गेहूं के दाने मिले हैं, गेहूं के दाने मिले हैं। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि फसल दवनी भी उस समय के लोग जानते होंगे। तो ये था कृषि का क्राइटेरिया कि फसल कौन कौन सा उपजाते थे, मिट्टी कौन सी थी, जोतने का क्या साक्ष्य मिल रहा है, सिंचाई क्या था, उसके बाद फसल दवनी करने का प्रमाण कुछ मिल पाता है या नहीं। तो ये प्रमाण मिलता है। और सिर्फ कृषि के बारे में भी पूछा जाएगा तो आप इतने प्रकार के साक्ष्य लेकर आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। हम क्या करें कि जहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो क्या करें कि उस कृषि से मिला है। अगर हम क्या करेंगे कालीबंगा से क्या क्या मिला है उसके आधार पर पढ़ेंगे तो रटने के समान हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जिस चीज़ का साक्ष्य मिल रहा है तो उसका जो एक वर्ग है उसी वर्ग में इसको रखते हुए चलेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। तो कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य,
हल का जो खिलौना है वो बनावली से मिला है ना। सिंचाई का धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है ना। फसल दौनी करने का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है, क्योंकि उसके चबूतरे में जो है वो गेहूं के दाने मिले। चबूतरे के बीच में जो गैप रहता है उसके गैप में से गेहूं के दाने मिले हैं, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि गोलाकार चबूतरा है। और कुछ दिन पहले तक बैलों के द्वारा केलहू का बैल जो कहा जाता है, वो बैलों के द्वारा क्या किया जाता है, बीच में खुट्टा गाड़ के उसके चारों तरफ, जैसे ये है इसके चारों तरफ बैल को घूमना, बीच में खुट्टा गाड़ के, और इस मार्ग पर बैल को चलाना होता था। बैल चलता था इसके मार्ग पे, और यहीं से क्या होता था, फसल दौनी कराया जाता था। तो गोलाकार चबूतरा मिला है, और गोलाकार चबूतरे में दाना फंसा होने के कारण ऐसा माना जाता है कि फसल दौनी यहाँ किया जाता होगा। तो ये कृषि का साक्ष्य रहा। अब हम देखते हैं पशुपालन का साक्ष्य, कि पशुपालन में यहाँ के लोग क्या क्या करते थे। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप चौहंदरों का नाम लेंगे, चौहंदरों से क्या मिला है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का साक्ष्य मिला है ना। इसके आधार पर कहा जाता है कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली का भी पालन किया जाता होगा। ऐसे पशुपालन क्या क्यों जाता है, पशुपालन देखने से पहले क्या क्या देखना है, पशुपालन क्यों किया जाता है। तो इसका क्राइटेरिया आप निर्धारित की जाएगी। तो आप पहला लिखेंगे कि भोजन के लिए, पशुपालन भोजन उत्पादन करने में कितना भूमिका निभाता है। उसके बाद परिवहन हो गया, परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है या नहीं ना, क्योंकि खाद्य उत्पादन के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, परिवहन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं ना। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है कि पशुपालन हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। पशुपालन आप जितना भी देखते होंगे, पशुपालन एक तो होता है जैसे बकरी हो गया, बकरी को खाना हो सकता है ना। उसके बाद सूअर का पालन भी करते हैं, मांस के लिए किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग, जैसे हो गया कि युद्धों के लिए, कुछ जैसे मनोरंजन के लिए भी होता है, मनोरंजन के लिए भी जानवरों का उपयोग किया जाता होगा। जैसे मुर्गी की लड़ाई ना, बकरे की लड़ाई ना, मनोरंजन करने के लिए भी क्या किया जाता है कि पशुपालन किया जाता है ना। जैसे हो गया कि कृषि कार्य में योगदान, तो ये सभी क्या करना है कि इसी चीज को हम लेते हुए क्या करेंगे कि पशुपालन पूरी तरीके से दिखाएंगे। या ऊपर में लिख जाएगा कि पशु की प्रजाति ना, कौन कौन से पशु पाए गए हैं। तो सबसे पहले पशु की प्रजाति में कौन कौन सा मिला है, जैसे हो गया कुत्ता हो गया, कुत्ता तो शुरू से ही मिल रहा है, आपको पता होगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, लोथल से हाथी दांत का साक्ष्य मिला है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि हाथी जरूर रहा होगा। बाघ वाला मोहर मिला है तो बाघ जरूर रहा होगा ना। बाघ हो गया, गधा हो गया ना, ऊंट मिला है, ऊंट का भी साक्ष्य मिला है। गाय हो गया, गाय के साथ बैल जरूर होगा जिसको वृषभ कहा गया है। भैंस हो गया ना, तो जैसे हिरण हो गया, इस सब के बारे में वहाँ के लोगों की जानकारी होती होगी। और भैंस, गाय, बैल, गधा, ऊंट, बिल्ली और कुत्ता, ये सभी, और हाथी का भी पालन शायद करते होंगे, बाघ का पालन तो नहीं करते होंगे। हिरण हो गया, तो ये सभी प्रजाति के पशु के बारे में उस समय के लोगों की जानकारी थी। घोड़ा के बारे में संदिग्ध है कि घोड़ा का जो साक्ष्य कहा जाता है, तो घोड़ा का साक्ष्य जो है, एक तो लोथल से टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है मृण मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्ति मिला है, टूटा हुआ मूर्ति मिला है ना। तो इसके आधार पर उसके बाद हो गया कि सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि, अस्थि मिलने की बात, मिलने की जानकारी
मिलती है। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्पष्ट नहीं होने के कारण कि ये घोड़ा का ही है या किसी और जानवर का, गधा का है, और टेराकोटा से भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी तक जो माना जा रहा है कि ये सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं था क्योंकि कहीं अश्व केंद्रित रहता तो क्या रहता कि कहीं कहीं चित्र जरूर मिलता, तो ये सभ्यता जो है वो अश्व केंद्रित नहीं था। इतना ये साक्ष्य जो है प्रजाति के रूप में मिलता है ना। भोजन के रूप में कह सकते हैं कि मांस के लिए पशुपालन किया जाता होगा ना, क्योंकि उद्देश्य भी देखना है किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। परिवहन में उपयोगी, परिवहन का साक्ष्य कहाँ मिला है? जैसे दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद से एक रथ मिला है, एक कांसे की रथ का साक्ष्य, और इस कांसे की रथ को बैल खींच रहा है, घोड़ा नहीं खींच रहा, बैल खींच रहा है। तो परिवहन में भी जानवरों का उपयोग था, युद्ध में नहीं कह सकते हैं ना। उसके बाद मनोरंजन के लिए भी शायद, जैसे धौलावीरा से क्या हुआ है कि स्टेडियम प्राप्त हुआ है, और इसके आधार पर कह सकते हैं कि शायद वहाँ मुर्गियों का लड़ाई देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। कृषि कार्य में अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, कृषि कार्य में प्रमाण इसका नहीं मिल पाया है कि कृषि कार्य में इसका योगदान रहा होगा या नहीं रहा होगा। हल आदमी खींचता था या जानवर खींचता था, इसके बारे में अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए इसके बारे में नहीं लिख पाएंगे। तो मांस के लिए इसका उपयोग है, परिवहन में भी इसका उपयोग देखने को मिल ही रहा है। तो घोड़े का अस्तित्व भी आप देख लिए होंगे। तो ये था पशुपालन का क्राइटेरिया कि पशुपालन के बारे में लिखा जाएगा, तो पशुपालन के बारे में इतना लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अभी अर्थव्यवस्था को देखते हुए चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हमने पशुपालन को, कृषि और पशुपालन को देख लिया। अब हम देखते हैं शिल्प को। तो अर्थव्यवस्था में तीसरा जो है, हम अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम देख रहे हैं कि अब हम देखेंगे शिल्प। शिल्प का अर्थ आप समझते होंगे कि जितना भी निर्माण कार्य उस समय हुआ था, शिल्पकारियों के द्वारा जितना भी निर्माण कार्य किया गया था, जो भी चीज़ बनाया गया वो सभी शिल्प के अंतर्गत आता है। और शिल्प के अंतर्गत आने के कारण हम क्या करें कि जितना भी चीज़ का निर्माण हुआ, जितना भी वस्तु मिला है, उसका किसी न किसी रूप तो निर्माण हुआ ही होगा, तो इसलिए उसको हम शिल्प के अंतर्गत रखेंगे। और शिल्प के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो शिल्प के अंतर्गत जैसे हो गया ईंट का निर्माण किस रूप में हुआ था? 4:2:1, यानी इसको आप हाइट मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए ना, बेस या आप चौड़ाई मान लीजिए ना, आपको हिंदी में लिख दीजिए, ये हो गया ना। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊंचाई होना चाहिए ईंट का, मोटाई होना चाहिए, मोटाई के दुगुना चौड़ाई था और चौड़ाई के दुगुना जो है ऊंचाई था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मोटाई का दोगुना चौड़ाई और मोटाई का 4 गुना जो था वो ऊंचाई था। बिल्कुल आधुनिक ईंट की तरह था इसका निर्माण। आप देखेंगे चित्र में तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि ये आज का जो ईंट आप देखते होंगे बिल्कुल उसी तरह इस ईंट का निर्माण हुआ था। उसके बाद नगर का निर्माण भी शिल्पकारी के अंतर्गत आता है ना। सुनियोजित नगर इसी के अंतर्गत आएगा कि सुनियोजित, इतना अच्छा नगर नियोजन किया गया है, ये भी एक शिल्पकारी के अंतर्गत आता है। हम नगर नियोजन जो है, नगर के बारे में जितना भी जानकारी होगा वो हम कला के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि ये कला के अंतर्गत ही रखा जाता है इसका। उसके बाद मनका हो गया। तो मनका का साक्ष्य जो कहाँ कहाँ से मिला है, मनका का आप अर्थ समझते होंगे कि जैसे
अभी आप गले में कोई मोती का माला पहने हुए, खास करके लड़कियां पहनती हैं मोती का माला, तो मोतियों के माला मोती बनाया जाता है, उसके बीच में छेद करके उसमें धागा पिरोया जाता है। तो उस समय क्या किया जाता था कि मनका का निर्माण किया जाता था, और मनका का निर्माण खास करके सेलखड़ी नामक पत्थर से किया जाता था। नामक पत्थर, सेलखड़ी नामक पत्थर से क्यों किया जाता था? क्योंकि ये पत्थर को काटने और छाँटने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, और ज़्यादा ये टूटता फूटता भी ज़्यादा नहीं है, काटते और घसते समय ज़्यादा टूटता फूटता नहीं है। इसलिए इस पत्थर से ही क्या किया जाता है कि मन का निर्माण किया जाता था। और मनका के साथ साथ आप कह सकते हैं कि मोहर का भी निर्माण सिलखड़ी से किया जाता था। जैसे तो सिलखड़ी के पत्थर से पूरा तरह घिस घिस के छोटा छोटा बनाया जाता था, और छोटा छोटा बनाए जाने के कारण यानी निर्माण सामग्री में आप कह सकते हैं निर्माण सामग्री में सिलखड़ी नामक पत्थर हो सकता है, मिट्टी का भी मिला है, मिट्टी का तो होगा ही ना। उसके बाद है उद्देश्य क्या रहा होगा मन का निर्माण का? तो मन का निर्माण का जो उद्देश्य था शायद आप कह सकते हैं कि गहना के रूप में ना, जो गले में गहना के रूप में पहना जाता है उसके रूप में हो सकता है, या पशुओं को पहचानने के लिए, पशुओं के पहचान, क्या आप लिख सकते हैं पहचान के लिए। तो उद्देश्य ये रहा होगा। जैसे अभी भी आपको बहुत सारे पशु क्षेत्र में, आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारे पशुओं में क्या होगा कि बहुत सारे उसके गले में अलग अलग मोतियों का माला आपको देखने को मिला, बड़ा बड़ा रहेगा, प्लास्टिक हो या कोई भी चीज़ का हो, लगा हुआ रहेगा, उसमें कुछ ताबीज़ भी बांधे हुए रहेगा। तो ये सभी जो है ये पशुओं की पहचान के लिए देता है वो व्यक्ति। अभी भी आपके समाज में प्रचलन में ये देखने को मिलेगा, आप विरासत में इसको रख सकते हैं। गहना के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था ना। जैसे आप जो जितना भी आप कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण में एक जो मांस मछली नहीं खाता वो तुलसी का कंठी पहनता है, तो तुलसी को काट लिया जाता है, तुलसी के डंटी को उसमें छेद करने के बाद बनाया जाता है। उसी प्रकार सिलखड़ी नामक पत्थर को काट काट कर उतना ही छोटा छोटा उसमें छेद करके माला बनाया जाता था। उद्देश्य क्या था कि गहना के रूप में या पशुओं के पहचान के रूप में इसका किया जाता था ना। उसके बाद इसका जो स्थल है लोथल और चहुंदरो से मनका के कारखाने का सच। अब कारखाना कैसे कहा गया कि यहाँ कारखाना था ये दोनों जगह? क्योंकि कारखाना जहाँ स्थापित होता है उसके साथ साथ क्या होता है कि उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वहाँ भी उसके काटा छटा हुआ जितना भी पदार्थ होता है वो वहाँ जमा रहता है। और लोथल और चहुंदरो से बहुत सारे सिलखड़ी का छोटा छोटा एकदम टुकड़ा मिला है, जिसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि यहीं से मन का निर्माण किया जाता होगा। उसका मनका के बाद हो गया मोहर हो गया। मोहर में भी आप निर्माण सामग्री लीजिएगा तो निर्माण सामग्री में सिलखड़ी हो गया, सिलखड़ी पत्थर निर्माण सामग्री ना। उद्देश्य क्या रहा होगा मोहर बनाने का? व्यापारिक कार्यों के लिए, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है तो अभी तक नहीं कह सकते है ना। उद्देश्य क्या रहा होगा? व्यापारिक कार्यों के लिए। और ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि पहला जो मोहर मिला था उसी पर एक वृषभ का और उसके साथ कुछ लिपि का प्रयोग किया गया था। तो मोहर पे ही आपको लिपि देखने को मिलेगा, बहुत सारा चित्र देखने को मिलेगा, जिसमें आप पशुपति शिव का चित्र देख सकते हैं। तो ये सभी चित्र देखने के बाद इस हड़प्पा सभ्यता का जानकारी मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि मोहर ही क्या है कि जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत था। और मोहर का उपयोग किस लिए? व्यावहारिक कार्य में, जैसे आप इसको सील कहा जाता है इंग्लिश में, तो सील जो है
जैसे कोई भी वस्तु आप भेज रहे हैं कहीं, तो भेजने पर क्या किया जाता है कि उसको सीलिंग किया जाता है। यानी ऐसा करने के बाद क्या होगा कि जहाँ जाने पहुँचने के बाद ही उसको तोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो वस्तु को आप ले सकते हैं। अगर बीच में आप तोड़िएगा तो वो क्या होगा कि वो मुहर हट जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो खुला हुआ वस्तु है। तो प्रत्येक जितना भी आप देखते हैं कि प्रत्येक वो जितना भी पैक वस्तु आता है उसमें सील, किसी न किसी प्रकार का सील का निर्माण उसके ऊपर किया जाता है। आप देखेंगे कि अभी भी जो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं कि जहां अभी बीज फैक्ट्री है, वहां पे जाइएगा तो उसके किनारे में सील का प्रयोग किया जाता है, जोर से दबा जाता है और सील लग जाता है। और उसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूट गया तो क्या होगा कि ऐसा माना जाए कि वो खुला हुआ है। लेकिन जब तक वहाँ तक पहुँच गया और जहाँ तक पहुँचा है वो आदमी खोला है, तो वो क्या कहता है कि ये इसके साथ क्या हुआ कि बीच में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो मुहर का निर्माण जो है वो व्यापारिक कार्यों के लिए शायद किया जाता होगा। तो ये था शिल्प के अंतर्गत हमने मनका, मोहर, नगर का निर्माण और ईंट का निर्माण देख लिया। इसको साफ करने के बाद हम देखते हैं कि और सारे चीज़ जो है जैसे बर्तन का निर्माण है वो भी इसके अंतर्गत देखेंगे। तो शिल्प में अगला जो है वो है धातु के उपकरण। धातु के उपकरण में निर्माण सामग्री की बात करते हैं। निर्माण सामग्री में हो गया, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी तो ये कांसा इसमें तो होगा ही, कांसा हो गया। उसके बाद इसमें टीन भी हो सकता है, तांबा तो होगा ही ना, सोना था। उसके बाद चांदी, लोहे का साक्ष्य नहीं, लोहे का साक्ष्य नहीं। उसमें आप देखेंगे कि जैसे एक नृत्य करती हुई महिला, नृत्य करती हुई महिला कहाँ से की थी ना, ये मिला है मोहनजोदड़ो से ना। उसके बाद एक दर्पण मिला है, ये भी शायद कांसे की थी। और ये मिला है हड़प्पा से, हड़प्पा से। जैसे पंजाब का जो है रोपड़, रोपड़ से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, रोपड़ है, रूपनगर जिले रोपड़ से मिला है। ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो धातु के उपकरण हो गया। उसके बाद हो गया कि हाथी दांत के उपकरण कह सकते हैं। हाथी दांत के उपकरण मिला है लोथल से, हाथी दांत हो गया। उसके बाद हो गया कपड़े का साँच, कपड़े का साँच टुकड़ा जो मिला है, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद एक साधु, साधु कहा गया उसको, साधु है कि नहीं, साधु जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो अर्धमग्न अवस्था में है, और साधु के शरीर पर 3 पतिया चादर, इससे भी कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण का कार्य उस समय किया जाता होगा ना, तभी नहीं कपड़ा का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद हो गया बर्तन हो गया। तो बर्तन में मृद भांड, अभी ये आप जाइएगा देहाती क्षेत्र में अभी भी मृद भांड, बहुत सारे मृद भांड मिला है। संख्या में इसका साक्ष्य मिला है। और मृद भांड भी क्या हो रहा है कि मृद भांड से भी
बहुत सारे हम चित्रकला जब पढ़ेंगे तो मृदभवन के ऊपर भी बहुत सारे चित्रकारी किया गया है। जैसे लोथल से मिला है कि चलाक रोमरी का चित्र मिला है ना, तो पेड़ पौधे बहुत सारी चित्रकारी करके बनाया जाता था। और मृदभवन भी था, कुछ आप कह सकते हैं कुछ सेलखड़ी के उपकरण से भी बनाया जाता था, सेलखड़ी के पत्थर से भी उस समय का बर्तन बनाया जाता था। सिलबट्टे का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय बर्तन का निर्माण भी बड़ी मात्रा में किया जाता होगा। और कपड़े का भी साक्ष्य मिल रहा है, हाथी दांत का भी साक्ष्य मिल रहा है, नृत्य करते हुए महिला, ये धातु के उपकरण का भी अलग अलग साक्ष्य मिल रहा है ना। यहाँ लिख दीजिएगा कि ना आप कह सकते धातु के उपकरण तो मिल ही रहा है। घातक हथियार की संख्या कम दिखाई पड़ता है, जितना भी हथियार जो है वो क्या मिल रहा है कि ये हथियार जो है वो सभी किसी न किसी रूप से कृषि कार्य में, जैसे पत्थर का तो कम मिला है, पत्थर की सामग्री ना, जो आप कृषि में आप लिख लीजिएगा कि पत्थर के हाशिए, हाशिए का साक्ष्य, तो पत्थर के हाशिए भी दिखाई पड़ता है। ज़्यादा तो पत्थर हड़प्पा कालीन सभ्यता में दिखाई नहीं पड़ता है, तो पत्थर के हाशिए का साक्ष्य आप इसको कृषि जो हम लिखे हैं कृषि में इसको आप जोड़ लीजिएगा। अगले दिन हम क्या करेंगे कि व्यापार के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था में हम व्यापार बच गया है, परिवहन बच गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि शिल्प तक आप देखिए, और जो कृषि था, उसके बाद पशुपालन था, उसके बाद शिल्प तक देख लिए। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।